बात 2 अगस्त 2025 की है। अब तक देश भर में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और यूट्यूब हर किसी की पसंद बन चुके थे। यूट्यूब के सैकड़ों चैनल्स के बीच को एक नया चैनल शुरू होता है। नाम था सलीम वास्तिक, एक्स मुस्लिम, सच की तलाश में। सलीम का खुद को एक्स मुस्लिम बताना ही उसे बाकी चैनल से अलग कर गया। एक मुस्लिम होते हुए भी वो अपने वीडियोज में इस्लाम धर्म की कमियां और खामियां बताता था। धार्मिक भावनाओं से भरे उसके वीडियोज में इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों के लिए काफी कुछ कहा गया था, जो ज्यादातर धर्म के अगेंस्ट होती थी। वो खुद को एक सेक्युलर, सुलझा हुआ इंसान पेश करता था। जहां लोग उससे नाराज थे तो वहीं हजारों लोग उसकी बातों से प्रभावित भी थे। वो वीडियो डालता गया और उसके सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ते चले गए। चैनल शुरू होने के 8 महीने में ही उसके 62,000 तक के सब्सक्राइबर हो चुके थे। चैनल पर अपलोडेड 200 वीडियोस पर 1 करोड़ से ज्यादा के व्यूज भी आ चुके थे। लेकिन उसके वीडियोस और उसमें दिए गए बयान काफी कंट्रोवर्शियल थे। उसके अपने ही धर्म के लोग जहां उससे खफा थे, वहीं सेकुलर और दूसरे धर्म के कई लोग उसके वीडियोस को पसंद भी करते थे। तो किसी को तो अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ेगी अगर सच्चाई के लिए, मतलब ऐसे इतने खतरनाक मजहब को तब्दील करना है तो किसी को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर सलीम वास्तिक एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। चैनल का सब्जेक्ट और सलीम की सोच, ऊपर से चैनल का नाम एक्स मुस्लिम, इतना ही काफी था उसे लोगों की नजरों में लाने के लिए। कुछ लोग उसके दुश्मन भी बन बैठे थे। इसी के चलते 27 फरवरी 2026 को दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजियाबाद के करीब लोनी इलाके में सलीम के घर पर गुलफाम और जिशान नाम के 2 भाई सलीम पर हमला कर देते हैं। कई बार चाकू मारने के बाद उसका गला चीरने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन सलीम घायल तो होता है पर बच जाता है। लोगों की भीड़ बढ़ने से दोनों हमलावर घटनास्थल से भाग जाते हैं। सलीम का हॉस्पिटल में इलाज होता है, वह घर लौट आता है। सलीम पर जानलेवा हमले की खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरता है, क्योंकि इसे एक्स मुस्लिम पर हमला बताया गया था। यूपी पुलिस भी इस मामले में अलर्ट हो जाती है कि कहीं सलीम पर दोबारा से हमला ना हो जाए। यूपी पुलिस ने इस हमले में धार्मिक एंगल देखते हुए सलीम को हिफाजत देने के लिए 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात कर दिए। ये 2 गनर हमेशा सलीम की हिफाजत के लिए उसके साथ ही रहते थे। पर सलीम पर हमला करने वाले दोनों भाइयों की तलाश जारी थी। उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जल्दी ही एनकाउंटर में माहिर यूपी पुलिस ने 1 मार्च 2026 को एनकाउंटर के नाम पर जिशान को ठिकाने लगाया और फिर 3 मार्च 2026 को गुलफाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया। और अब सलीम पर हुए हमले के बाद तो वो एक हीरो बन चुका था। मीडिया में उसके इंटरव्यूज हो रहे थे। वो मीडिया चैनल पर जाकर पैनल्स में बैठता था और इस्लाम धर्म के बारे में अपनी सुलझी हुई बातें कहता। ये सब चल ही रहा था, लेकिन फिर दिन आया 25 अप्रैल 2026 का, जब अचानक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सलीम वास्तिक के घर पहुंची और उसे अरेस्ट कर लिया गया। सभी हैरान थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों के लिए एक हीरो के रूप में पेश होने वाला सलीम वास्तिक, जिसे दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। लेकिन उसके अरेस्ट होने के पीछे की कहानी जानकर तो लोग हैरान ही रह गए कि दरअसल खुद को एक सुलझा हुआ इंसान के रूप में पेश करने वाला सलीम वास्तिक असल में एक भगौड़ा कातिल था, जिसे उम्र कैद की सजा दी गई थी। लेकिन सजा मिलने के 3 साल बाद ही वो फरार हो चुका था और 25 सालों से अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। कौन था ये सलीम वास्तिक और क्या थी वो खूनी कहानी जिसने आज उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था? तो सलीम के अरेस्ट होने के पीछे एक 31 साल पहले की किडनैपिंग और हत्या की एक ऐसी खूनी कहानी है, जिसका मुख्य किरदार सलीम वास्तिक उर्फ सलीम खान ही था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 से। दिल्ली के मशहूर दरियागंज में एक फेमस रामचंद्र स्कूल है, जहां दिल्ली में ही रहने वाले एक सीमेंट के व्यापारी सीताराम बंसल का 13 साल का बेटा संदीप बंसल पढ़ता था। इसी स्कूल में सलीम खान एक मार्शल आर्ट टीचर के तौर पर काम किया करता था। 20 जनवरी 1995 की दोपहर इसी स्कूल के बाहर से संदीप को किडनैप कर लिया गया। परेशान माँ बाप ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। अगले दिन 21 जनवरी 1995 को संदीप के पिता के पास किडनैपर का फोन आया कि संदीप उसके पास है, बदले में उसे 30,000 रुपए फिरौती के रूप में चाहिए। तब 90s के दौर में 30,000 रुपए एक ठीक ठाक रकम थी। उसी दिन दोपहर में किडनैपर फिर से कॉल करता है। उसने कहा कि पैसे ठीक शाम 4:30 बजे लोनी फ्लाईओवर के नजदीक बस अड्डे में बागपत जाने वाली बस में रखते, जहां यात्रियों का लगेज रखा जाता है। उधर रिपोर्ट लिखने के बाद से ही पुलिस किडनैपिंग केस की जांच में जुटी थी। कुछ चश्मदीदों से शुरू में ही पता चल गया था कि 20 जनवरी को स्कूल की छुट्टी के बाद संदीप को किसी बड़े लंबे चौड़े शख्स के साथ रिक्शे पर बैठकर जाते हुए देखा गया था और संदीप उस शख्स को मास्टर जी कह रहा था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इस हिसाब से ये शख्स संदीप का कोई टीचर हो सकता था। पुलिस ने फौरन स्कूल के सभी टीचर्स को चेक किया तो पता चला कि मार्शल आर्ट का टीचर सलीम काफी लंबा चौड़ा है।
पुलिस सलीम के घर पहुंची तो वो घर पर ही मिल गया। वहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। संदीप के बारे में पूछने पर सलीम पुलिस को मुस्तफाबाद के एक नाले के पास लेकर गया, जहां से संदीप की लाश मिली। यानी फिरौती मिलने से पहले किडनैपिंग वाले दिन ही सलीम ने उसकी हत्या कर दी थी। सलीम के साथ उसके एक साथी अनिल को भी पकड़ा गया, जो इस किडनैपिंग और हत्या में बराबर का शरीक था। दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट डाली, जिसके बाद 5 अगस्त 1997 को कोर्ट ने सलीम और अनिल को संदीप की किडनैपिंग और हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके खिलाफ इन दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील भी की। ये केस चल रहा था। अगले 3 साल तक ये दोनों जेल में थे, जहां 24 नवंबर 2000 को सलीम को घर में जरूरी काम के चलते अंतरिम जमानत मिल जाती है, लेकिन जमानत की मियाद पूरी होने के बाद भी वो वापस जेल नहीं पहुंचा। पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन सलीम गायब था। वो भागकर हरियाणा के करनाल और अम्बाला शहर में नाम बदल कर रहता रहा। इस दौरान वो अलमारी बनाने की फैक्ट्री में काम करता रहा। सलीम यूपी की शामली में रहने वाला था। वहाँ उसकी बीवी और 2 बच्चे रहते थे। सलीम ने अपने एक जानकार की मदद से शामली के गांव में अपने मरने की खबर फैला दी। कई बार दिल्ली पुलिस शामली उसे ढूंढने गई, पर वहां हर बार सलीम के मरने की खबर मिली। धीरे धीरे दिल्ली पुलिस ने भी उसे मरा हुआ मान लिया, इसीलिए फिर उसे कभी भी सीरियसली ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। जेल से भागे सलीम को 10 साल हो चुके थे। अब तक उसे यकीन हो चुका था कि अब दिल्ली पुलिस उस तक नहीं पहुँच पाएगी। तब 2010 में उसने गाजियाबाद के पास लोनी इलाके में एक घर खरीदा, और इतना ही नहीं, उसने शामली से अपनी बीवी अफसाना और अपने बेटा और बेटी को भी अपने पास बुला लिया। अब वो आराम से परिवार के साथ रह रहा था। अगले 15 सालों तक वो आराम से इसी घर में अपने परिवार के साथ रहता रहा। दिल्ली के ही एक किनारे पर रहते हुए भी सलीम के बारे में दिल्ली पुलिस को कभी भनक ही नहीं लगी। अपनी उम्र कैद की सजा से भागे हुए उसे 25 साल हो चुके थे। 2025 आ चुका था। इसी समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने के चलन के दौर में सलीम को भी मशहूर होने का ख्याल आया। उसने अपना यूट्यूब चैनल खोला, जिसका नाम था सलीम वास्तिक। धार्मिक कंटेंट से भरा ये चैनल जल्दी ही फेमस हो गया। हजारों में उसके सब्सक्राइबर थे और करोड़ों लोग उसके वीडियोस को देख रहे थे, लेकिन तब भी पुलिस की नजर कभी भी उस पर नहीं गई। लेकिन इसी चैनल के कंट्रोवर्शियल वीडियोस के चलते उसी के धर्म के कई लोग उससे नाराज हो गए थे, जिसके चलते चैनल बनने के 4 महीने के बाद ही 27 फरवरी को 2 भाइयों ने उस पर हमला कर दिया। वो तो बच गया, पर दोनों हमलावर यूपी पुलिस से नहीं बच पाए और पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। इतना ही नहीं, सलीम तो एक सजा याफ्ता मुजरिम जो खुद एक भगौड़ा था, तो पुलिस ने उसी की हिफाजत के लिए 2 गनर भी तैनात कर दिए थे। सलीम पर हुए हमले के बाद तो वो और भी पॉपुलर हो गया था। 62,000 के करीब उसके सब्सक्राइबर हो गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसके चैनल को देख चुके थे। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसके अरेस्ट होने की कहानी। इतना फेमस होने और पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद तो सलीम खुद को किसी VIP जैसा ही समझने लगा था। उसका हौसला बढ़ता जा रहा था कि पुराने क्राइम में तो पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, वो उनके बीच ही रहता है, पर किसी को कुछ पता नहीं है और उल्टा पुलिस उसी की हिफाजत कर रही है। उसका कॉन्फिडेंट और गुरूर सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन फरवरी में हुए हमले के बाद पुलिस सलीम वास्तिक और हमलावरों सभी के अतीत को खंगाल रही थी। इन्हीं सब बातों की गहराई से जांच करते हुए पुलिस को सलीम के अतीत के बारे में सलीम के एक जानकार से पता चला कि सलीम किस तरह से सालों पहले एक किडनैपिंग और हत्या के मामले में शामिल था और उसे सजा भी हुई थी, लेकिन वो सालों से यूं ही छुपता हुआ फरार चल रहा है। यूपी पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बारे में खबर की और यहीं से शुरू हुई सलीम के पकड़े जाने की कहानी। दरअसल इस कहानी के दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के अपने अपने वर्जन हैं। दोनों ही सलीम को पकड़े जाने का क्रेडिट लेते हैं। दरअसल यूपी पुलिस का कहना है कि 27 फरवरी को हुए हमले के बाद वो सलीम वास्तिक और हमलावरों सभी की हिस्ट्री खंगाल रही थी। इन्हीं सब जांच के चलते हुए सलीम के ही एक जानकार से उन्हें सलीम के अतीत का पता चला कि किस तरह से वो सालों पहले एक किडनैपिंग और हत्या में शामिल था और उसे उम्र कैद की सजा भी हुई थी। लेकिन वो अपनी सजा से भागकर वो अपने आप को डेड घोषित करने के बाद छुप कर रह रहा है। ये खबर मिलते ही यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस को खबर की, सलीम के बारे में बताया। जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी क्राइम ब्रांच ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे पुराने अनसॉल्व केस खोले गए थे। ऐसे अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई थी जो जेल से भागे थे या जमानत और बेल खत्म होने के बाद वापस नहीं आए थे। उनको ढूंढकर वापस लाना ही इस ऑपरेशन का मकसद था। इस ऑपरेशन के तहत ही किसी मुखबिर ने कांस्टेबल को खबर देकर सलीम वास्तिक के बारे में बताया किस तरह से ये भगौड़ा कातिल अपनी सजा से भागकर एक यूट्यूबर बनकर लोनी में रह रहा है। अब खबर
चाहे यूपी पुलिस से आई हो या दिल्ली पुलिस ने खुद अपने ऑपरेशन के तहत उसे ढूंढा हो। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को इस बारे में पता चला, सीनियर ऑफिसर्स को अलर्ट किया गया। सलीम को अरेस्ट करने की तैयारी 1-1.5 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। लेकिन सलीम वास्तिक एक पॉपुलर यूट्यूबर था और उसके वीडियोस भी धर्म से जुड़े हुए कंट्रोवर्शियल होते थे। अभी अभी उस पर जानलेवा हमला हुआ था, यहाँ तक कि यूपी पुलिस ने ही उसे प्रोटेक्शन दी हुई थी। ऐसे में सीधे उसे अरेस्ट करना मुश्किल था। उसके फैंस और फॉलोअर्स भड़क सकते थे, तो ऐसे में सीधा उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे। दिल्ली पुलिस ने सीक्रेटली अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले एक पुलिस टीम कड़कड़डूमा कोर्ट गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में सलीम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। लेकिन क्योंकि कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में भी अपील किया था, तो इन दोनों कोर्ट से सलीम खान का पुराना रिकॉर्ड मिल गया, जिसमें सलीम खान की पुरानी उसकी तस्वीरें, यहाँ तक कि उसके फिंगरप्रिंट जैसे डिटेल भी पुलिस को मिल गए थे। पुलिस ने सीक्रेटली इन पे काम किया। सलीम की नई और पुरानी तस्वीरों का मिलान किया गया। फिर बड़ी खामोशी से उससे मिलकर सलीम के फिंगरप्रिंट्स लिए गए और पुराने रिकॉर्ड में मिले फिंगरप्रिंट से उसका मिलान किया गया। 31 साल पुराने तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए थे। इसके बाद 25 अप्रैल 2026 को लोनी में सलीम के घर पर दबिश के बाद पुलिस ने सलीम को अरेस्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि शुरुआती पूछताछ में ही सलीम ने सब कुछ कबूल कर लिया कि वो भगौड़ा सलीम खान है, जो 13 साल के संदीप की किडनैपिंग और हत्या में शामिल था। उसने अपने पूरे 25 सालों के सफर की कहानी सुनाई कि वो कहां कहां छुप कर रहा, उसने क्या क्या काम किया, और ये भी बताया कि कैसे उसकी कहानी से प्रभावित होकर मुंबई का एक प्रोड्यूसर उसके पास पहुंचा, जो उसकी लाइफ पर एक फिल्म बनाना चाहता है। उसने सलीम को 15 लाख का एडवांस चेक भी दिया था। लेकिन किस्मत से ये फिल्म बनने से पहले ही सलीम अरेस्ट हो गया और दुनिया की नजरों में वो सलीम वास्तिक जो एक हीरो हुआ करता था, यहाँ 1 महीने पहले जो खुद एक विक्टिम था, जिस पर जानलेवा हमला किया गया था। लोग हैरान रह गए ये जानकर कि वो खुद असल में एक बड़ा शातिर अपराधी था, जिसने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक 13 साल के बच्चे की किडनैपिंग के बाद निर्मम हत्या कर दी थी। सलीम तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन संदीप के परिवार का क्या, जिन्होंने सालों पहले अपने बच्चे को खोया। दरअसल संदीप के परिवार को ये खबर ही नहीं थी कि सलीम जेल से भाग चुका है। उन्हें लगा था कि वो तिहाड़ जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। परिवार को पता ही नहीं था कि वो फरार हो चुका था। अब 25 सालों बाद उसके पकड़े जाने की खबर से वो सभी हैरान और परेशान हैं कि उनके बेटे की जान लेने वाला वो कातिल अपने घर परिवार के साथ रहते हुए आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। इतना ही नहीं, वो खुलेआम YouTube चैनल चलाकर दुनिया के सामने था, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। अपने बच्चे को खोने का दर्द आज भी उनके दिल में है कि अगर संदीप आज जिंदा होता तो 44 साल का होता, लेकिन उसकी जान लेने वाला कातिल आराम की जिंदगी जीता रहा। तो इस तरह सच कहें तो संदीप को तो इंसाफ मिला ही नहीं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।